हेलो फ्रेंड्स, विद्या प्लस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद और इससे पहले हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में बेसिक चीज़ों को देखा था। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला भी देखा था। जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा और इससे रिलेटेड कुछ सवाल लगाते हैं। देखिए बच्चों, पहला एक सिंपल सा सवाल दिया है, बिंदुओं -2 कोऑर्डिनेट 5 और 8 कोऑर्डिनेट 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन देखिए। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे x1 कोऑर्डिनेट y1 इक्वल क्या है, -2 कोऑर्डिनेट 5 मान लो, और यहाँ से x2 कोऑर्डिनेट y2 इक्वल है 8 कोऑर्डिनेट 3। चूँकि दूरी का फॉर्मूला जो होता है d इक्वल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, चिन्ह को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें x2, तो यहाँ पे x2 कितना है 8 माइनस x1 की जगह पे कितना है -2। तो आप इसको जो है -2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 3, ये हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अंडर रूट में जब ये माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 8 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला 3 में से जब हम लोग -5 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -2, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला क्या होगा, -2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मतलब गुणा हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +4। ये वाला हो जाएगा 100 का स्क्वायर होता है 100 + 4, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 104 मात्रक। ठीक है, ये एकदम इजी सा सवाल है और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप जो है इसी प्रकार से आप लगाएंगे, ठीक है। इसके तो बच्चों ये सवाल हमारा जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है बिंदुओं a sin थीटा कोऑर्डिनेट ये बिंदुओं अल्फा sin थीटा कोऑर्डिनेट अल्फा cos थीटा और अल्फा cos थीटा कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल बिल्कुल उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x1 कोऑर्डिनेट y1 का जो मान दिया है ये हमारा है अल्फा साइन थीटा कोऑर्डिनेट अल्फा कॉस थीटा, और यहाँ से जो हमारा x2 कोऑर्डिनेट y2 का मान दिया है ये दिया है अल्फा कॉस थीटा कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा साइन थीटा का साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, दूरी पूछा है, तो d बराबर क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। तो यहाँ से देखिए d बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, x2 बराबर दिया है अल्फा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा कॉस थीटा माइनस x1 कितना दे रखा है अल्फा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 बराबर देखिए क्या दे रखा है माइनस अल्फा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा साइन थीटा। तो बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और y1 कितना दिया है अल्फा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा, नीचे लिख दे रहा हूँ माइनस यहाँ पे है, फिर है अल्फा कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
तो यहां से देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहां से देखिए इसमें देखते हैं तो अल्फा इसमें भी है, इसको आप जो है यहीं पे बाहर ले लो तो ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। इसके बाद बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए माइनस इसमें भी है, इसको जो है यहीं पे बाहर ले लीजिए, माइनस अल्फा ले लिया, यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद और टोटल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए ये टोटल का होल स्क्वायर है, अल्फा का स्क्वायर जब होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अल्फा स्क्वायर और ये वाला बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ये माइनस अल्फा है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टोटल जब माइनस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और इधर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों d बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इसमें भी है, अल्फा स्क्वायर इसमें भी है, दोनों को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके जब बाहर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर जाएगा तो केवल अल्फा बचेगा। तो ये हो गया अल्फा और अंदर जो चीज़ें बच रही हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। आगे देखिए प्लस ये वाला साइन थीटा प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये ओपन जब होगा तो ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम वहाँ पे जो है 1 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस में ये प्लस में है, दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1। तो यहाँ से देखिए d बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा अंडर रूट 2, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, यहाँ पर आप लगा दो मात्रक। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखिए निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें आप ले लीजिए क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र टॉपिक क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम इसको इरेज करने चल रहे हैं। देखिए बच्चों अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है ये क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र। त्रिभुज का परिकेंद्र, देखिए त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, ये हमने मान लिया कि हमारे पास त्रिभुज क्या है, ए बी और सी, ठीक है। अब इसके तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने क्या किया, एक वृत्त खींच दिया। क्या खींचा, वृत्त। तो ये जो हमारा वृत्त होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब होता है चारों ओर खींचा गया वृत्त। ये त्रिभुज के क्या है, बाहर से हैं, तो इसलिए क्या हो गया, परिवृत्त हो गया। और जो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या होगी, यही त्रिज्या इसकी क्या कहलाती है, परिकेंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, परिकेंद्र कहलाती है। देखिए यहाँ पे बिंदु क्या है, जो त्रिभुज के शीर्ष हैं ए बी सी, ये क्या है, वृत्त के जो परिधि पे स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनके बीच की जो यहाँ पे जो इसका परिकेंद्र है, मान लीजिए हमने इसके परिकेंद्र को ओ नाम दे दिया। तो यहाँ से देखिए अगर ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी क्या होगा,
सब इक्वल होगा और यही क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, और यही क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या होगी। कुछ इससे रिलेटेड सवाल भी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि हम आपको अभी आगे अगले लेक्चर में कराएंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए। इसके बाद एक आता है हमारे पास अंतःवृत्त। अंतःवृत्त देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये त्रिभुज है, इसके अंदर जो वृत्त बनता है ये क्या कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है यह है रेखाखंड का निर्दिष्ट अनुपात में विभाजन। इसको हम लोग इसमें ड्राइव करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिएगा। रेखाखंड का निर्दिष्ट अनुपात में विभाजन। देखिए बच्चों, अब जो है रेखाखंड का निर्दिष्ट अनुपात में विभाजन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। सपोज दैट क्या है कि हमारे पास कोई रेखाखंड है, जैसे मान लीजिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, AB नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर यहीं पे हमने सपोज दैट यहाँ से लेके वहां तक में कोई बिंदु ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया। अब इसके वजह से ये रेखाखंड क्या है, दो भागों में विभाजित हो जा रही, जिसका रेशियो क्या है, M1 और M2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए M1 और M2 क्या है, M1 और M2 जो है ये अनुपात है, क्या है, अनुपात है। जैसे कि सपोज दैट कि हमारे पास कोई लाठी थी, हमने जो है अगर यहाँ से इसको काट दिया तो ये क्या है कि इसका भाग मान लीजिए दुगना हो गया, या ये वाला जो है 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला 8 सेंटीमीटर हो गया, एक रेशियो में हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज क्या है, M1 और M2 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये इसका जो विभाजन होता है वो किस प्रकार से और कितनी तरीके से होता है। तो जैसे सपोज दैट अब ये विभाजन जो होता है, रेखाखंड का निर्दिष्ट अनुपात में विभाजन, ये हमारा होता है 2 प्रकार से। कितनी प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक को हम जो है बोलते हैं अंतःविभाजन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बाह्य विभाजन। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे हमारी रेखाखंड होती है, ठीक है, यहाँ पे जो विभाजित करने वाला बिंदु होता है, जो इसको M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये दोनों बिंदुओं के क्या होता है, बीच में होता है, जिसकी वजह से ये M1 रेशियो M2 में विभाजित हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारा बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है A, एक बिंदु यहाँ पे है B। तो विभाजित करने वाला जो बिंदु होता है इन दोनों से दूर कहीं स्थित होता है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं कि अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। अगर ये हमारा यहाँ पे M1 M2 रेशियो में विभक्त हो रहा है तो हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अब इससे रिलेटेड टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है रेखाखंड का अंतःविभाजन। रेखाखंड का अंतःविभाजन, चलिए क्या है, रेखाखंड का अंतःविभाजन। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले कार्तीतल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्तीतल। कार्तीतल क्या होता है, ऐसी लाइनें होती हैं, ठीक है। हमने जो है ये लाइन ड्रा कर दिया। ये वाली लाइन क्या होती है, XO X डैश होती है। ये वाली क्या होती है, YO Y डैश होती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। और इधर हमारी धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे है A, एक बिंदु यहाँ पे है B, ठीक है। इसका जो निर्देशांक है, A का निर्देशांक जो दिया है यह x1 कोऑर्डिनेट y1 है, और इसका जो निर्देशांक है यह x2 कोऑर्डिनेट y2 है, ठीक है। तो बच्चों क्या है, ये जो हमारा रेखाखंड ऐसे यहाँ पे स्थित है, यहीं पे हम लोगों ने क्या किया, एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया। जब हम बिंदु P ले रहे हैं
तो ये रेखाखंड हमारी जो है दो भागों में M1:M2 में विभाजित हो जा रही, M1:M2 में विभाजित हो रही है। अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि हमने जो बिंदु P माना है, अगर हम इसके निर्देशांक की बात करें तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमने इसका निर्देशांक मान लिया x कोऑर्डिनेट y, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे, A से हमने जो है लंब डाल दिया इस पे रेखा x पे, तो यहाँ पे जब रेखा x पे डाला, बिंदु P से डाला और बिंदु B से, और इसके बाद यहाँ से P से, तो इसको नाम हमने दे दिया M N, इसको नाम दे दो O। जो यहाँ पे हमने जो है P से जो है लंब क्या डाल दिया, O डाल दिया। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ बिंदु A से x अक्ष के समांतर लाइन ऐसे ड्रा किया, ठीक है, और यहाँ से P से जो है ड्रा किया इस पे। तो यहाँ से देखिए हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। चलिए अब यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा जो निर्देशांक है A का, बिंदु P का और B का हमने जो लिया है, देखिए इसकी हम दूरी समझ लेते हैं। अगर हम बिंदु A से बात करें, ठीक है, x कोऑर्डिनेट y1 है, इसका मतलब कि हमारी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये दूरी है x1, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जो दूरी है यहाँ पे, ये वाली है y अक्ष पे क्या है, y1 है। चलिए, और यहाँ बिंदु P पे हमने क्या माना है, x कोऑर्डिनेट y माना है, तो इसके हिसाब से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हम लोगों ने मान लिया ये हो गई x, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों मैं एक नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने जो O लिया था ना, यहाँ पे मूल बिंदु भी O होता है, इसको मैं जो है इसका नाम मैं L कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, x हो गई, और ये वाली दूरी कितनी हो गई, यहाँ तक जो आएगी बिंदु P तक जो दूरी होगी, ये वाली दूरी हमारी हो गई y हो गई, y हो गई ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बताइए ये वाली दूरी कितनी होगी, अगर ये वाली दूरी बात करें इस त्रिभुज में, तो ये दूरी कितनी होगी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी आपकी x माइनस x1 होगी, x माइनस x1, ठीक है। और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी ये वाली, ये कितना होगा, ये होगा y माइनस y1 होगा, ये दूरी कितनी होगी, y माइनस y1, ठीक है। और इसी प्रकार अब देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो बिंदु B पे जो है यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी हो जाएगी x2, और जो है यहाँ पे यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी y2। तो अगर इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे कुछ नाम हम लोग दे देते हैं, AP, B इसको जो है C कर दीजिए, और इसको जो है PB इसको D कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये वाली जो है बिंदु B की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितना है, x2 है, ये वाला कितना है, y2 है। अगर मैं इस दूरी की बात करूँ, PD की बात करें, PD की अगर बात करें तो कितना होगा, PD की बात मतलब ये PD की दूरी ln की बराबर होगी, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो ये वाली दूरी बच्चों कितनी हो रही है, x2 माइनस x हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे BD की जो दूरी हो रही है, ये BD की जो दूरी होगी ये वाली होगी y2 माइनस y होगी, ठीक है। अब इतनी चीज़ें लग गई हैं। अगर हम त्रिभुज APC ये त्रिभुज और यहाँ से BDP अगर देखें तो दोनों एक दूसरे से क्या है, संगत कोण इसके क्या है, समान है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज APC और त्रिभुज PBD जो है समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप हैं, जब ये समरूप होगा तो इनके क्या होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन PD लिख सकते हैं, बराबर PC अपॉन BD लिख सकते हैं, बराबर में AP अपॉन PB लिख सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए AP और PB का ही मान कितना दे रखा है, M1 अपॉन M2 दे रखा है। क्या दे रखा है, M1 अपॉन M2। तो आगे देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से ले लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। अगर हम लोग यहाँ से ले लें AC अपॉन PD इक्वल, AC अपॉन PD इक्वल अगर M1 अपॉन M2 अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखिए AC कितना है, x माइनस x1 है, और PD कितना है, x2 माइनस x है। ठीक है, PD का मान x2 माइनस x है, ये बराबर हो जाएगा M1 अपॉन M2 के। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x M2 माइनस x1 M2 बराबर M1 x2 माइनस x M1। x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, ये माइनस वाला पोर्शन उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x M1 प्लस x M2 बराबर, ये माइनस वाला पोर्शन इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1। ठीक है, इसके बाद मैं देखिए ऊपर लिख रहा हूं, इसको इरेज करके थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए दोनों टर्म में क्या है, x कॉमन है, तो यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा, M1 प्लस M2 बचेगा। ठीक है, बराबर में देखिए क्या है, यहाँ पे है M1 x2 प्लस M2 x1, या इसी को आप लिख सकते हैं x1 M2 प्लस x2 M1। अब यहाँ से अगर हम x की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा x1 M2 प्लस x2, यहाँ पे M1 होगा M1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, ये निर्देशांक किसका है, ये x का आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने मध्य बिंदु, यहाँ पे जो डिवाइडेशन बिंदु P था उसका निर्देशांक x कोऑर्डिनेट y माना था, तो ये अभी x का आ गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग क्या ले लेंगे, अभी हम लोगों ने लिया था AC अपॉन PD इक्वल M1 अपॉन M2 किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, PC अपॉन BD इक्वल M1 अपॉन M2। ठीक है, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। तो थोड़ा सा मैं इधर अभी इरेज करूंगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। यहाँ से x का जो है आ गया है मान। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे, अभी फिगर नहीं मिटाएंगे क्योंकि फिगर की अभी हमें ज़रूरत है। ठीक है, देखिए PC का मान अगर हम लोग देखते हैं तो PC का जो मान है, PC का ये जो मान है यहाँ पे कितना होगा, PC की वैल्यू क्या है, यहाँ सही से हमारा आ रहा है, तो ये वाला है y2, यहाँ पे है y माइनस y1, कितना है, ये है y, ये है y1, तो इतना कितना होगा, y माइनस y1 होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन BD देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे BD का मान कितना है, y2 माइनस y है, इक्वल में क्या, M1 अपॉन M2। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे अब हम सॉल्व करेंगे ना, देखिए M2 का गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा M2 y माइनस M2 y1, ये बराबर हो जाएगा M1 y2 माइनस y M1। अब y वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए, जब y वाला टर्म हम एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा M2y प्लस M1 y बराबर, ये वाला उधर जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1, तो यहाँ से हो जाएगा M1 प्लस M2 y बराबर, ये वाला हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों y बराबर हो जाएगा हमारा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में हो जाएगा M1 प्लस M2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रेखाखंड का अंतःविभाजन का जो फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे बिंदु
P है, अगर वो x कोऑर्डिनेट y हम लोग मान लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा x कोऑर्डिनेट y इक्वल, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और इसको याद करने का ट्रिक, अंतः विभाजन में क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव चिन्ह रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, m1 प्लस m2 रहेगा, m1 प्लस m2 रहेगा। दूसरी बात, जब x1 होगा तो m2 होगा, जब x2 होगा तो m1 होगा, जब यहाँ पे m1 होगा तो यहाँ पे y2 होगा, यहाँ पे m2 होगा तो यहाँ पे y1 होगा। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए, और हम लोग अब अगले लेक्चर में देखिए इसका देखेंगे वाह्य विभाजन कि रेखाखंड का वाह्य विभाजन क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे आता है। और जब हम लोग फॉर्मूला को निकाल लेंगे तो इससे रिलेटेड सवाल भी लगाएंगे। और चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।